दोस्तों हम उन फिगर्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करने जा रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। जैसे कि रिपीटिशन, एनाफोरा, रिफ्रेन। ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि तीनों के तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या है? रिपीटिशन। अगर तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में रिपीटिशन है तो हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम उनको कैसे अलग अलग से पहचान सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें लिखी है, पाब्लो नेरुदा की पोएम है। पोएम का नाम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। लेट अस रीड द लाइन्स फर्स्ट। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Second stanza. If you become a slave of your habits, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, you start dying slowly. अभी देखते हैं हम ये लाइन्स देखते हैं और कोशिश करते हैं कि तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। फर्स्ट लाइन है फर्स्ट स्टांजा की इफ यू। ये सेकेंड स्टांजा है। सेकेंड स्टांजा की फर्स्ट लाइन की बिगिनिंग भी कौन से वर्ड से हो रही है? इफ यू। चलो मान लेते हैं कि इस पोएम में 4 स्टांजा है और चारों स्टांजा में से कम 3 या 2 स्टांजा की जो बिगिनिंग लाइन है वो इफ यू से शुरू होती है। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टांजा, एवरी स्टांजा इफ इट बिगिंस विथ इफ यू, तो ऐसी स्थिति में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे क्या कहा जाता है? एनाफोरा। मान लो कि ये सिर्फ फर्स्ट लाइन में नहीं, अलग अलग लाइंस में रिपीट होती है, तो क्या होता है? यहाँ पे इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, यहाँ पर भी इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट आया है। मतलब बहुत सारी जो लाइन्स है उनकी जो बिगिनिंग है सिमिलर फ्रेजेस से हुई है। ऐसा भी अगर होता है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एनाफोरा। समझ गए? चलो देखते हैं रिफ्रेन। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा है। ये फर्स्ट स्टांजा की लास्ट लाइन क्या है? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। सेकेंड स्टांजा है। सेकेंड स्टांजा की लास्ट लाइन क्या है? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर ऐसा होता है कि मान लो कि 5 स्टांजा है पोएम में, 5 स्टांजा में से कम 2 स्टांजा ऐसे जिनकी लास्ट लाइन रिपीट हो रही है, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? रिफ्रेन होती है। अगर 2 से ज़्यादा भी हो तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी कहा जाएगी? रिफ्रेन। दोनों का फर्क समझ गया आपको, एनाफोरा और रिफ्रेन। चलो जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। रिपीटिशन वैसे तो आसान है, कोई भी एक सिंगल वर्ड रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिपीटिशन। मान लो ये जो फर्स्ट स्टांजा है, इसमें जो वर्ड है डू, फर्स्ट लाइन में अगर 2 बार आ गया, या फिर 2 लाइनों में 2 बार आ गया, या फिर हर लाइन में 1 बार आ गया, मैं बाकी वर्ड्स की बात नहीं कर रहा। अगर 1 बार आता है हर लाइन में, या फिर एक लाइन में 2 बार आता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिपीटिशन कहेंगे। क्या समझे हमने ये समझ लिया है कि कोई सिर्फ एक वर्ड रिपीट होता है 2 या 3 बार, उसे रिपीटिशन कहते हैं। लाइन की जो बिगिनिंग है, फर्स्ट स्टांजा फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टांजा फर्स्ट लाइन, या फिर बीच में बाकी जो लाइन है उनमें भी अगर ये रिपीट होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे कहते हैं एनाफोरा। अगर लास्ट लाइन है किसी पोएम में, हर स्टांजा की लास्ट लाइन या कुछ स्टांजाओं की लास्ट लाइन रिपीट हो रही है, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी होती है? रिफ्रेन। आशा करता हूँ ये समझ गए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो जरूर पूछना, ठीक है? अभी हम अगली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? अभी रिपीटिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम उन फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने वाली है जिनमें साउंड रिपीट होता है। वो फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट्स, एसोनेंस। पहले हमने जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखी उसमें क्या रिपीट होता था? उसमें फ्रेज रिपीट होती थी, उसमें लेटर्स रिपीट होते थे। लेकिन इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, इस रिपीटिशन में जो रिपीट होने वाला है वो साउंड है। चलो देखते हैं। पहली लाइन, माई बिग ब्रदर बेक ब्रेड। यहाँ पे बिग में ब साउंड रिपीट हो रहा है, बेक में ब साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन ये दोनों वर्ड अलग है। बी तो दिख रहा है लेकिन साथ में र भी है, तो ये ब्र है, ये ब्र है। यहाँ पे बी ब और ब्र ये दोनों साउंड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, ठीक है? दूसरी लाइन देखते हैं। लॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन्स आर लर्न। हर कम से कम यहाँ पे 4 जगह पे ल साउंड रिपीट हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एलिटरेशन। लास्ट लाइन देखते हैं। फुल फैदम 5 फादर, फुल फैदम 5 दाई फादर लाई। यहाँ पर भी फर्स्ट साउंड 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन याद रखना है ये साउंड इनिशियल साउंड है किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द में जो शुरुआती
जगह पर आने वाला जो साउंड है वो रिपीट होना जरूरी है, तब कहते हैं हम इसे एलिटरेशन। अभी हम देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस किस वर्ड से बना है? वो कॉन्सोनेंट वर्ड से बना है, जो वॉवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। तो इससे रिलेटेड क्या रिपीटिशन जरूरी है? अगर कोई कॉन्सोनेंट किसी वर्ड के बीच में या एंडिंग में रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंस। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, हीज हिस्ट्री इज ग्रेट मिस्ट्री। सेंटेंस देखिए, लाइन देखिए, हीज हिस्ट्री इज ग्रेट मिस्ट्री। हिस्ट्री में बीच में ट साउंड आ रहा है, मिस्ट्री में बीच में ट साउंड आ रहा है। जब ऐसे बीच में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है कॉन्सोनेंस। मैंने और एक बात बोली, अगर एंड में भी रिपीट होता है तो भी फिगर ऑफ स्पीच क्या है? कॉन्सोनेंस। क्या कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। आई हैव अ फ्रेंड हु लाइक्स न्यू ट्रेंड। फ्रेंड का जो आखिरी साउंड है वो क्या है? देख लीजिए। ट्रेंड का आखिरी साउंड देख लीजिए क्या है? फ्रेंड, ट्रेंड, दोनों कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट साउंड कॉन्सोनेंट है। जब ऐसे रिपीट होने वाले वर्ड्स बहुत सारे आते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? कॉन्सोनेंस। आखिरी बचा है एसोनेंस। क्या होता है एसोनेंस? वॉवेल से रिलेटेड है। मतलब क्या? जिस तरह से कॉन्सोनेंट बीच में या एंडिंग में आते हैं तो कॉन्सोनेंस हो जाता है, उसी तरह से अगर वॉवेल साउंड बीच में या आखिरी आ जाता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है? एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। कोई सेंटेंस है, देखिए, हाउ इज योर काउ नाउ। हाउ, कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? आउ। काउ, यहां भी कौन सा साउंड आ रहा है? आउ। नाउ, यहां भी कौन सा साउंड आ रहा है? नाउ। ये कहां पर आ रहा है? एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो देखते एंड में अगर ए साउंड रिपीट हो रहा है, आउ, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एसोनेंस। अगला सेंटेंस देखते, आई हैव नॉट सीन योर पिन। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे जिसके बीच में वॉवेल रिपीट हो रहा है। सीन में यहाँ पे ई साउंड रिपीट हो रहा है, पिन में यहाँ पे ई साउंड रिपीट हो रहा है। तो बीच में आया है यहाँ पर वॉवेल साउंड, जो बीच में आता है रिपीट होता है, तब भी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एसोनेंस। इस तरह से साउंड रिपीट होने वाली ये अलग अलग 3 फिगर्स ऑफ स्पीच है। आशा है कि आपको इनमें डिफरेंस समझ गया। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो अगला फिगर। अभी हम वो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं जो फिगर्स ऑफ स्पीच रिलेटेड है अपोजिशन से, कॉन्ट्राडिक्शन से, या हम हिंदी में कह सकते हैं विरोधाभास। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस। इन तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है, वो कन्फ्यूजन भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं पहला फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, मतलब एक ही सेंटेंस में ऐसे दो वर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे से अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली इररेगुलर। इस सेंटेंस में पहला वर्ड है रेगुलरली, दूसरा वर्ड है इररेगुलर। ये दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स या तो साथ साथ में ही आते हैं या फिर एक दो वर्ड्स के बाद आते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। मतलब क्या? हमें पता है ऑनर और डिसऑनर। कोई चोर है, अपना चोरी जो प्रोफेशन है इससे ऑनेस्टली काम करता है, मतलब चोरी में बेईमानी नहीं करता। क्या मतलब हो गया उसका? इज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। चोर है लेकिन ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन से। क्या हुआ इसमें? क्या कहना चाहता है? ऑनर और डिसऑनर, ये 2 अपोजिट टर्म्स से एक ही सेंटेंस में आए हैं, बीच में 2 वर्ड्स आए, या साइड बाय साइड आए या बीच में 2 वर्ड आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अपोजिट वर्ड्स अगर किसी एक सेंटेंस में आ जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ऑक्सीमोरॉन। अगला फिगर ऑफ स्पीच, ही एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या कहा है? सर्जन्स नाइफ, मतलब किसका चाकू? डॉक्टर का चाकू। क्या है? काइंड क्रुएल्टी। डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के लिए हमारे शरीर को किसी एक पार्ट को कट करता है, मतलब वो एक्ट क्या हो गया? क्रूएल एक्ट हो गया। लेकिन किस लिए? अच्छाई के लिए, मतलब काइंड के लिए।
दो वर्ड आए काइंड और क्रुएल्टी, एक दूसरे से अपोजिट है मीनिंग में, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ऑक्सीमोरॉन। चलो अगला सेंटेंस देखते, पैराडॉक्स। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि अपोजिट आइडियाज, अपोजिट स्टेटमेंट्स, और इन अपोजिशंस की वजह से कन्फ्यूजन होता है। चलो देखते हैं क्या है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट को गलत ठहराने वाला है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है। जैसे कि हम कहते हैं कल हम सब स्कूल में जाएंगे, और दूसरे स्टेटमेंट में कहेंगे लेकिन कुछ बच्चे घर रहेंगे। अगर कुछ बच्चे घर रहने वाले हैं तो पहले स्टेटमेंट में ऐसा क्यों कहा गया कि हम सब स्कूल में जाने वाले हैं? बेवकूफ़ समझा है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट के बाद बेवकूफ़ समझाए ऐसा सेंटेंस दिमाग में आता है तो समझ लेना फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? पैराडॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसी से शुरू कर रहा हूँ। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर more equal. What does it mean? It simply means that if some animals are more equal, the statement all animals are equal is wrong statement. क्यों कहा गया है all animals are equal? अगर आगे ये कहना है कि some animals are more equal, क्या प्रूव होता है कि some animals are more equal? ये स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को गलत ठहरा रहा है, मतलब उसको कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है। इस तरह से अगर दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैडिक्ट करता है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? पैराडॉक्स। अगला स्टेटमेंट देखता है, देयर वॉज वन कैच एंड दैट कैच वॉज कैच 22। एक नॉवेल है बहुत बढ़िया, नॉवेल का नाम है कैच 22। कैच 22 का मतलब क्या होता है? एक साइड में कुआं, दूसरी साइड में आग, कहीं भी जाओ तो मृत्यु तय है। तो इस तरह से ये कैच 22 फ्रेज का जन्म हुआ है। देखते हैं क्या कहता है, देयर वॉज वन कैच एंड दैट कैच वॉज 22। यहाँ कहा गया है कितने कैच है? वन कैच है, लेकिन उस कैच का नाम क्या है? कैच 22। बहुत आसानी से यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या? दैट वॉज कैच 22, वॉट? वन कैच। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पैराडॉक्स। अगला सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सेंटेंस के मदद से हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। कोई पिताजी होते हैं, वो अपने बच्चे से सख्त बिहेव करते हैं। क्यों? उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। वो जो सख्तनेस है वो है क्रूएल्टी। कभी कभी मारना भी पड़ता है। अगर बच्चा चोरी करने की आदत लगा लेता है तो बाप उसे मारता है, तो क्या बन जाता है? क्रूएल। लेकिन क्यों? काइंडनेस है उसमें, बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। अभी हमें देखना है फर्क ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, इसी सेंटेंस को अगर छोटा कर देते हैं तो कैसा बन जाएगा? आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। मतलब क्या? मतलब पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन करीब करीब एक है। फर्क क्या है? जब पैराडॉक्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, दो स्टेटमेंट आए तो पैराडॉक्स है, लेकिन उसको अगर छोटा कर देते, कॉम्प्रेस कर देते, कंडेंस्ड कर देते तो क्या बन जाता है? ऑक्सीमोरॉन। मतलब क्या? दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन इज compressed form of paradox और condensed form of paradox, otherwise both are same. अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में और पैराडॉक्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्या फ़र्क है देखते हैं। इसमें जक्सटापोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अलग आइडिया है, दूसरा स्टेटमेंट अलग आइडिया है, दोनों अपनी जगह पे सही है, कोई किसी को गलत साबित नहीं कर रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। क्या इसमें झूठ है कुछ? स्पीच सिल्वर है मतलब अच्छी बात है, साइलेंस उससे अच्छी बात है। पहला स्टेटमेंट
दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अपोजिट आइडियाज है, ये हम देख रहे हैं। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। मान लो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, सभी को चूज़ नहीं करते, किसी किसी को ही चूज़ करते। सो मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, ये दोनों आइडिया एक दूसरे से कंट्रास्ट है, अपोजिट है, लेकिन दोनों सही है। फ्यू आर चोजन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारों को बुलाया नहीं गया था, बहुत सारों को बुलाया गया था, ये भी सही है, और बहुत कम लोगों को चुना गया, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को गलत नहीं साबित कर रहा है। नेक्स्ट, नॉट दैट आई लव नासिक लेस बट आई लव महाराष्ट्र मोर। ऐसा नहीं है कि मुझे नासिक से प्यार नहीं है, और ऐसा नहीं कि मुझे नासिक से कम प्यार है, लेकिन मुझे महाराष्ट्र से ज़्यादा प्यार है। दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है एक दूसरे से, लेकिन दोनों आइडियाज़ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है, मतलब अपोजिट आइडियाज़ है, लेकिन दोनों सच्चाई है। मैं महाराष्ट्र से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नासिक से कम प्यार करता हूँ, इसका मतलब मुझे नासिक से भी प्यार है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आइडियाज़ क्या है, अपोजिट है। आशा करता हूँ कि तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और कुछ है फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें अपोजिट आइडियाज़ आने वाली है, वो हम पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो अपोजिट मीनिंग से रिलेटेड है या विरोधाभास से रिलेटेड है। और अभी हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच इंटरेस्टिंग भी है, और जो रीडर्स है वो जो पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त उनका जो अटेंशन है तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, और रीडर भी ये पढ़ने के लिए उत्सुक होता है। इन शॉर्ट बहुत ही मजेशीर फिगर्स ऑफ स्पीच अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो है वो है यूफीमिज़म। यूफीमिज़म का जो फिगर्स ऑफ स्पीच है बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि इसमें जो चीज़ें अच्छी नहीं होती वो अच्छी तरह से कही जाती है, मतलब अनप्लीजेंट थिंग प्लीजेंटली कही जाती है, ताकि सुनने वाले को शॉक ना लगे। चलो देखते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच। यूफीमिज़म, अनप्लीजेंट थिंग्स आर कन्वेड प्लीजेंटली। नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल, ही किक द बकेट अर्ली। मतलब क्या? कोई गुजर गया है, किसी की मृत्यु हो गई है। जब हम ये बात कहते हैं किसी को शॉक ना लगे, इसलिए शॉक मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं, ही किक द बकेट अर्ली, मतलब वो अपनी लाइफ में ज़रा जल्दी ही चल बसे। यही सेंटेंस हम किस तरह से कह सकते हैं? यही सेंटेंस हम कह सकते हैं कि ही इज़ पास्ड अवे, या फिर हिज फादर इज़ नो मोर। तो इस तरह से डायरेक्टली डेड और डाइड ऐसे वर्ड यूज़ करने के बजाय हम ये सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, ही वॉज द स्टेट्स गेस्ट। स्टेट्स गेस्ट मतलब क्या? मतलब सरकार का मेहमान। किसे कहा गया है सरकार का मेहमान? सरकार का मेहमान कहा गया है प्रिजनर को। प्रिजनर मतलब कौन? जो कैदी होता है। किसी को डायरेक्टली कैदी बोलने के बजाय क्या कहा गया? स्टेट्स गेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है, इसे ही कहते हैं यूफीमिज़म। प्रिजनर कहने के बजाय प्लीजेंटली क्या कहा गया? स्टेट्स गेस्ट। आगे बढ़ते, यू आर टेलिंग मी फेरी टेल। अगला जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो है यू आर टेलिंग मी फेरी टेल। किसी को डायरेक्टली हम झूठा नहीं बोल सकते, तो झूठा बोलने के बजाय हम अगर उसे कहते हैं कि आप मुझे फेरी टेल बता रहे हो, मतलब आप मुझे झूठी कहानियाँ बता रहे हो, परियों की कहानी बता रहे हो, तो उसको जो लगने वाला शौक है वो कम होता है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आयरनी है। आयरनी में क्या जाता है? अपोजिट मीनिंग। जो भी सेंटेंस है उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, वो लिटरल मीनिंग एक्चुअली सामने आने के बजाय कोई और मीनिंग सामने आ जाता है। जैसे हम टॉन्टिंग करते हैं, उस हिसाब से ये फिगर ऑफ स्पीच है। नो डाउट बट यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू। क्या कहा जा रहा है? सामने वाले को इतना होशियार कहा जा रहा है कि हमें कोई डाउट नहीं कि आप इतने होशियार हो कि आपकी होशियारी आपके साथ ही जाएगी। मतलब आपकी होशियारी हमें नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली आप इतना होशियार नहीं हो, ये कहना चाहते हैं। क्या कहा? नो डाउट बट यू आर द पीपल। हमें कोई डाउट नहीं कि आप ऐसे लोग हो, बहुत होशियार हो, कि जिनकी होशियारी विजडम शैल डाई विथ यू, आपके साथ ही विजडम खत्म हो जाएगी, बाद में विजडम ही नहीं बचेगा। आप है तो विजडम है इस दुनिया में, ऐसे कहने की कोशिश कही जा रही। सेकेंड एग्जाम्पल देखते, ही इज सो कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस
एट एग्जामिनेशंस दैट ही वॉज नेवर एक्सीडेड ज़ीरो। बड़ी अच्छी बात कही गई है। अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ही इज़ सो कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस कौन सा दिया जा रहा है, देखिए एग्जामिनेशन में कौन सा, दैट ही हैज़ नेवर एक्सीडेड ज़ीरो, मतलब कभी भी ज़ीरो से ज़्यादा मार्क्स उसने हासिल नहीं किए, मतलब 0 0 0 कंसिस्टेंसी। टॉन्ट है, इसी को आयरॉनिकल स्टेटमेंट कहते हैं, और इसी को हम फिगरेटिव या मेटाफोरिकल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच बनती है आयरनी। समझ गए होंगे, जो कहना है वो नहीं कहना है, और जो कह चुके हैं वो नहीं कहा है। एपिग्राम है अलग दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग है। ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग मतलब ऐसा सेंटेंस इतना अट्रैक्टिव है कि पढ़ते ही हम उस सेंटेंस को पसंद करने लगते हैं, और तुरंत हमें कुछ महसूस होता है कि ये सेंटेंस में दम है, इस बात में दम है। ऐसा जब कहते हैं तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, एपिग्राम। जैसे कि ही मेक्स नो फ्रेंड्स हु नेवर मेक अ फो, बहुत अट्रैक्टिव सेंटेंस है। जो कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाता वो किसी को दोस्त भी नहीं बनाता, क्योंकि दोस्त बनाए बगैर दुश्मन तो पैदा नहीं होगा, राइट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट स्कूल बट इट्स फीस आर हेवी। सबसे ज़्यादा अच्छी बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद जो बातें पता चलती है उससे पहले हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। कोई गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिरने के बाद कैसा महसूस होता है, इसके लिए गड्ढे में गिरना जरूरी है, तो वो त्याग करना पड़ता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट स्कूल बट इट्स फीस आर हेवी। इसी तरह से कोई अपना गुजर जाता है तो उस वक्त जो दुख होता है वो तभी पता चलता है जब ये हादसा हमारे साथ होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत फी लेता है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ब्रेक पॉइंटेड सेइंग। रिवेंज इज वाइल्ड फॉर्म ऑफ जस्टिस, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम बदला लेते हैं, वो बदला भी एक तरह का क्या होता है, जस्टिस। लेकिन वो जस्टिस का फॉर्म कौन सा है, वाइल्ड फॉर्म, मतलब अच्छा फॉर्म नहीं है, जंगली फॉर्म है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग, इसे कहते हैं एपिग्राम। चलो आखिरी में जाते हैं, यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा है हाइपरबली, ये आपने सुना होगा। एग्जैजरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट, बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें कर देते हैं। जैसे कि हम आसानी से कभी कभी बोल जाते हैं, 1000 बार बोला मैंने आपको, क्या सच में 1000 बार बोला होता है, नहीं। या फिर हम डरते घर जाने से कभी और बोलते कि अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं तो मुझे जान से मार देंगे। क्या वो सच में जान से मारने वाले होते, नहीं। इसी को कहते हैं एग्जैजरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे 2 स्टेटमेंट लाया हूँ, बड़े पॉपुलर ड्रामा से लाया हूँ। चलो देखते हैं। हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। क्या कहा गया है, एक भाई है, डचेस ऑफ मैल्फी नाम का जो प्ले, उसमें एक भाई है, वो गलती से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से अपनी बहन को मार देता है। बाद में पता चलता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाद में उसे इस बात से अच्छा नहीं लगता और उसे ऐसा लगता है कि अपने हाथ से बहन का जो खून है उसकी बदबू आ रही है। वो क्या बोल रहा है, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, अभी भी क्या है, मेरे हाथ में ब्लड है, ब्लड की बदबू आ रही है। और अगर ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, हमें पता है परफ्यूम के लिए कौन सी कंट्रीज फेमस है, अरेबियन कंट्रीज। अगर अरेबियन कंट्रीज में जितना भी परफ्यूम है पूरा का पूरा परफ्यूम भी लेके आया और हाथ पे लगाया फिर भी मेरे हाथ की खुशबू अच्छी होने वाली नहीं है। ये है एग्जैजरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट। और एक प्ले है हेमलेट नाम का, मैंने आपको बताया नॉवेल इस कैटेगरी में बताया है कि हेमलेट की स्टोरी बताई है। उसमें कहा है बहुत सारी मौतें हो जाती है बीच में। अभी ऑफेलिया नाम की उसकी जो प्रेयसी है वो गुजर चुकी है, जिससे वो प्यार करता था ऑफेलिया, वो गुजर चुकी है। उसके साथ बैठ के उसका भाई रो रहा है जिसका नाम लैरटिस है। यहाँ पे हेमलेट पहुँच जाता है और हेमलेट ये जताने की कोशिश करता है कि मैं आपसे ज़्यादा आपकी बहन से प्यार करता था। कैसे कहता है, आई लव्ड ऑफेलिया, मैं इतना प्यार करता था ऑफेलिया से कि 40,000 ब्रदर्स could not with all their quantity of love make up the sum। अगर आप जैसे 40,000 ब्रदर एक साथ प्यार करने के बाद जितनी क्वांटिटी होगी प्यार की उससे भी ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। कौन सा स्टेटमेंट है, एग्जैजरेटेड और
एक्स्ट्रावैगेंट। ऑलराइट, ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव थी। आशा है आपको समझ में आ चुकी होंगी। यूफिमिज्म, आयरनी और एपिग्राम। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम होगी समझने में दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम अभी अगली फिगर्स ऑफ स्पीच लाने